कि केसेस कितने मिल रहे हैं इस वक्त, क्या स्थिति है, पीक निकल गया है क्या, और तीसरी लहर को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आपका अनुमान और आपकी समझ क्या कहती है? ब्रजेश जी धन्यवाद। सबसे पहले तो क्योंकि मैं मनीष द्विवेदी जी के सबसे बगल में बैठा हूँ, ये मुझसे कुछ फीट ही दूर बैठे हैं। जिस प्रकार से, जिस आवेग से, जिस पीड़ा से इन्होंने अपनी बात कही है, वो तो सिर्फ एक झलकी मात्र है। ब्रजेश जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, ज़रा 30 सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज़। मुझे 2 बार कोरोना हो चुका है, अक्टूबर में भी हुआ, अभी इधर 10 अप्रैल को फिर हुआ था। ओह माय गॉड। और जब मैं दूसरी बार कोरोना से ठीक हुआ तो मैंने देखा कि लखनऊ में हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बेसिकली मेरा काम सर्जरी का होता है, एक्सीडेंटल केसेस का, ट्रॉमा का, स्पाइन सर्जरी का, तो मेरा कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं हॉस्पिटल सर्विसेज में। लेकिन क्योंकि मैं रिसेंटली कोरोना से रिकवर हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अपना नंबर फुल सोशल मीडिया पे डाला और ऐसे केसेस का चुनाव किया जिनको हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, मतलब बेड और ऑक्सीजन ना होने की वजह से जिन पेशेंट्स को, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा था, जिनको अगर विद इन 24 to 48 आवर्स हम रेस्क्यू नहीं करते तो उनकी मृत्यु तय थी। तो ऐसे पेशेंट्स मैंने सेलेक्ट किए। क्योंकि मैं रिसेंटली रिकवर हुआ था तो मैं सिर्फ मास्क पहन के सीधे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के घर जाता था, उसको चेक करता था स्टेथोस्कोप लगा के, और जो ज़रूरी दवाइयाँ होती थी वो खुद लगाता था, घर वालों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवाता था। और इस प्रकार से ब्रजेश जी, मैंने कई सारे मरीजों की जान बचाई, बहुत शुक्रिया, गिनती नहीं दे सकता, बहुत महान कार्य। लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की बात रही ब्रजेश जी, मैं जिस मरीज को देख के सुबह आता था, शाम तक मुझे नहीं पता होता था कि क्या वो ऑक्सीजन अरेंज कर पाएगा, क्या वो जीवित बचेगा कि नहीं। कई सारे ऐसे मरीज थे ब्रजेश जी जो एक्सपायर हो गए, लेकिन क्योंकि मैंने उनका इलाज किया था तो जब तक मैं उनको डेथ सर्टिफिकेट बना के नहीं देता, उनको अंत्येष्टि का टोकन नहीं मिलता। आप यकीन नहीं कर सकते, जब मैं घर पे जाके किसी के डेथ सर्टिफिकेट बना रहा होता हूँ, बहुत अफसोस, तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। उनका करुण क्रंदन आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है। मेरे पूरे परिवार को भी कोरोना हुआ था। इस कोरोना ने कई घमंड तोड़े हैं मेरे। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा भारी हो रहा है क्योंकि मैं आपकी आप समझ सकते हैं मैं किस वेदना से भरा हूँ। अगर आप लोगों के उस वेदना के साथ इस तरह से जुड़ के कार्य किया होगा आपने, तो शायद आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कोरोना ने मेरे कई घमंड तोड़े। पहला घमंड कि एक बार कोरोना हो गया तो शायद दोबारा होने की आशंका नहीं रहती, अगर दोबारा होगा भी तो बहुत तेज नहीं होगा। सर, मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ था। फर्स्ट जो एपिसोड था अक्टूबर का, आप यकीन मानिए, मैं डॉक्टर हूँ, KGMU से पास आउट हूँ, अपने टाइम का CPMT टॉपर रहा हूँ, BHU से भी पढ़ा हूँ। तो मेरा जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होगा, भले ही मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन मेरा जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा सॉफ्टवेयर जो KGMU का है, वो उसके हिसाब से जो मैंने, क्योंकि मेरे सारे पेशेंट जो घर वाले थे उनकी सेवा मैंने घर पे अक्टूबर में भी की थी अभी अप्रैल में भी की थी, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस था कि जो एल्डरलीज होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना होता है, बाकी लोगों को। तो आप मेरा यकीन करिए कि जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी कोरोना की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अक्टूबर वाला कोरोना सर भूल जाइए, वो कोरोना कोई दूसरा स्ट्रेन था वायरस का। ये वाला कोरोना बहुत तीव्र था। जब तक हम अच्छे तरह से जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं करा लेते और तरीके से नहीं देख लेते, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ये डिफरेंट वेरिएंट था सर। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों पे, एक एक करके मुझसे सवाल पूछेगा सर, क्योंकि मैं पहले अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता था। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तीसरी लहर के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। सर, मैं सबसे पहले तो बताऊँ कि पहली लहर जो आके गई है, ये किसी प्रलय से कम नहीं थी। मेरे पिछले 20 सालों के मेडिकल साइंस के कैरियर में मैंने आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी जो 18 साल के लड़के को 3 से 5 दिन में सिर्फ उसके लंग्स को यूजलेस कर दे, डिसफंक्शनल कर दे। क्योंकि ऐसे बच्चों को मैंने घर पे जाके ट्रीट किया, उन्हें देखा, तो इसकी बीमारी की भयावहता को मैं समझता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी के और करीब में आता गया, मैं देखता गया, तो मुझे कुछ चीज़ें जो समझ में आई, जो हमसे गलतियाँ हुई। शालिनी जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैडम देखिए, किसी के जख्मों पे अगर आप मरहम ना लगा सके तो कम से कम अट्ठास करके इस प्रकार से उसको कुरेदने का प्रयास ना करें। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बुरा कह रहे हैं या जनता आपको बुरा कह रही है। समझने का प्रयास करिए मैडम। ऐसी विपत्ति हम आज़ाद भारत के जो पैदा हुए लोग हैं, जिसमें आप भी शामिल ब्रजेश जी, हमने ना आज तक कभी देखी थी
और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ना कभी हमें दोबारा देखनी पड़े। इतनी भयानक मानवीय त्रासदी कि आप सोच सकते हैं हमारी नदियों का क्या हाल था। अब जो पहला सवाल है आपका कि क्या तीसरी लहर आएगी, ब्रजेश जी, जो मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है कि वायरस एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दिस इज़ अ ब्लडी स्मार्ट वायरस। ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस, आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो एचआईवी वायरस हमारे पास कई सालों से, लगभग 40 सालों से है। एक बहुत बड़ा हिस्सा नैको का या नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर नियंत्रण कर पाए हैं। हमारे बीच आज भी मौजूद है और जो रिस्क है वो हमेशा रहता है। इसीलिए कुछ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं जो सब लोग लेते हैं। वही चीज़ ब्रजेश जी काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के साथ भी शामिल होने वाली है। हमें प्रिकॉशन की जरूरत है। बिल्कुल, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम कंटामिनेट हुआ है, जिस प्रकार से जी। नदियों में कंटामिनेशन हुआ है, तो ये जो बायोमैग्निफिकेशन होता है या बायोलॉजिकल सिस्टम में जाने के बाद वायरस कैसे बिहेव करेगा, ये कुछ भी और देखने सवाल है वाला जो मैं विषय आपसे नेक्स्ट राउंड में लूंगा। बीरेन